हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेके आया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसा कि चाइना और इंडिया के बीच में टेरिटरी डिस्प्यूट को लेके 15 जून को कुछ जवान मारिटरी हुए थे। मीन्स ए वर्स्ट मिलिट्री क्लैश इन डेकेड्स हुआ था। अब जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है along the disputed line of actual control, and this engagement process commenced after special representatives Ajit Doval and his counterpart tasked to hammer out a solution to boundary dispute. Means काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी थी बिटवीन द कोर कमांडर्स एंड द अदर डिप्लोमेट्स। फाइनली जो अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल और जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनको ये टास्क सौंपा गया और उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला है और फाइनली डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। विदाउट गिविंग द स्पेसिफिक डिस्टेंस मूव द सोर्सेज हैड पुल बैक एट ईच लोकेशन वुड बी कन्फर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। मीन्स कौन सी आर्मी कितना पीछे गई है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये है दोनों की आर्मी अब पुल बैक कर रही है। और डिस्प्यूटेड एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ ये पुल बैक कर रही हैं? दैट आर गालवान, पैंगसो, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्थ एरिया सच एज डेप्सैंग प्लेन्स and the finger 4, finger 8, and this is may not be the final solution because such kind of disengagement or standoff has already been there multiple times, like in our disputed territory with China in Arunachal Pradesh, as the China claimed that in Arunachal Pradesh nearly 90,000 square kilometer area is under the China's territory because China consider this as a southern part of Tibet. And so to make a final solution, it is necessary that we define endpoints to where the troops must withdraw to, and no understanding should be reached without the restoration of status quo ante. This was the whole about this article. To understand this article with maps, let's take the maps. Further, it is not necessary to solve the boundary dispute between India and China only. The Bhutan is also important for strategic point of view for India. Means जो भूटान है उसके बाद हमारा चिकन नेक शुरू होता है, जो विच इज़ द ओनली वे टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय रोड। और इसी को लेके एक 1949 में टेरिटरी साइन हुई थी बिटवीन भूटान एंड इंडिया। एंड इस टेरिटरी के अंडर 3 स्ट्रेटेजिक एरिया जो कि भूटान के हैं उन पर इंडिया का इन्फ्लुएंस होगा। एंड दीज स्ट्रेटेजिक एरियाज आर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड कॉमर्स। आफ्टर the control over these strategic areas, the country Bhutan is called as protected country and it is protected by India. मीन्स यहाँ पे जो आर्मी है वो इंडिया की है, लेकिन इस टेरिटरी को रिवाइज किया गया इन 2007. The new territory replaced the provision requiring Bhutan to take India's guidance on foreign policy with broader sovereignty and not require Bhutan to obtain India's permission over arm imports. Means भूटान को अब आर्म इंपोर्ट्स करने के लिए इंडिया की परमिशन की जरूरत नहीं होगी।
and China has border dispute with more than nearly 14 countries, and that are North Korea, Russia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos and Vietnam. एंड जब हम देख रहे हैं कि चाइना का पहले ही 14 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट चला हुआ है, सो इंडिया शुड टेक हार्डकोर स्टेप्स टू डिफाइन इट्स सिक्योरिटी. And these are the maps where the disputed areas inlay are shown. In the last map there are all the disputed points. The first one is Galwan, Nala Junction, Hot Spring area, Pangang So, and these are the area of tension between finger 2 and finger 4. जो ये रेड लाइन है ये शो कर रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को. इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के राइट साइड में जो एरिया है ये है अक्साई चीन, नियरली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिस पे अभी चाइना का कब्जा है. नेक्स्ट, जैसे ही अनलॉक कोरोना के अनलॉक का फेज शुरू हुआ है, वर्कर्स ने जो लेबर है धीरे धीरे जॉब के लिए जाना शुरू किया है. सो एक्टिविस्ट ने डिमांड किया है कि जो मनरेगा स्कीम है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए. मीन्स 2005 में मनरेगा एक्ट आया था जिसके अंडर 100 डेज की गारंटीड जॉब दी जाती थी टू ए हाउस होल्ड इन ए ईयर, और इनके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया था जो कि समय समय पर इंक्रीज किया गया है. एंड रिसेंटली ऑन 1 अप्रैल 2020 इस मिनिमम वेजेस को 182 से बढ़ाकर 202 कर दिया. मीन 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इट मीन्स रिसेंटली द मिनिमम वेजेस अंडर द मनरेगा एक्ट इज 202 rupees. And total card holders under this act are 13.62 crores. Out of this, only 8.17 crore are active card holders. The activists are urging the government to increase the limit to at least 200 days per household. जो ये 100 दिन है इसको बढ़ा के 200 दिन किया जाए. The मनरेगा scheme contains a provision for district affected by drought or other natural disaster to request an expansion of the scheme to allow for 150 days of work per household. It means खुद मनरेगा एक्ट के अंदर प्रोविजन है अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ड्रॉट अफेक्ट है, मीन्स बाढ़ से पीड़ित है, और कोई अदर नेचुरल डिजास्टर है, तो वहाँ पे ये 100 डेज को बढ़ा के 150 डेज ऑफ वर्क पर हाउस होल्ड एक्सटेंड हो जाएगा, किया जाएगा. एंड द COVID-19 was declared a natural disaster by the central government. The activists have demanded that this provision be implemented immediately. It means इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए. और इवन जो नरेगा संघर्ष मोर्चा के एक्टिविस्ट हैं, they are arguing that the limit should be imposed per adult individual rather than per household, and has demanded an increase to 200 days per individual at a daily wages rate of 600 rupees. मीन्स डेली वेजेस भी का जो रेट है वो भी बढ़ाना चाहिए 600 रुपये, और नंबर ऑफ डेज जो गारंटीड जिनके लिए जो गारंटीड जॉब मिलती है फॉर ए ईयर वो भी 100 से 200 होनी चाहिए. And there we can see that last 5-year allocation under मनरेगा are increasing as per the last year allocation. मीन्स 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में थी, उससे ज़्यादा 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में है. ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2020-21 में
जो टोटल एलोकेशन है फंड्स की अंडर मनरेगा एक्ट वो है अब 101 मीन्स 1,01,500 करोड़। और इस 1,01,500 करोड़ में से जो 40 करोड़ है वो एडिशनली एलोकेशन किए गए हैं आफ्टर द ब्रेक थ्रू ऑफ कोरोना। मीन्स इनिशियली जो बजट एलोकेट किया था वो दैट वाज ओनली 61,500 करोड़। नेक्स्ट, in this article the writer compares the number of poors before the corona and after the corona, and the writer took the survey of PLFS means periodic labor force security rather than NSSO means NSS national sample surveys, because the writer give the rationale behind this is that there are some irregular updating of official poverty lines and unavailability of data on consumption expenditure from NSS in recent years have added to the ambiguity around poverty estimation in India. So तो राइटर क्या कहता है, एज पर द PLFS डाटा there were around 56 crore people were officially poor before the lockdown was announced, and around 12 crore of this lockdown induced newly poor are in urban area and another 28 crore people in rural area. मीन 40 लॉकडाउन से पहले 56 करोड़ लोग थे जो कि ऑफिशियली पुअर थे, और आफ्टर द कोरोना मीन्स लॉकडाउन एडिशनली 40 करोड़ पीपल और ऐड हो गए हैं इस पुअर्टी लाइन में। बिफोर द लॉकडाउन अराउंड 16% ऑफ द पॉपुलेशन हैड पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अबाउट a third of the poverty line, managing their daily expenses with 30 rupees per day or less. And after the lockdown, this could swell to more than 62 crore, means 47% people pushed to such extreme poverty. इसके सॉल्यूशन के लिए राइटर ने क्या कहा है, दैट द गवर्नमेंट should revamp the schemes like it revamped in अप्रैल में सरकार ने क्या किया था, 20 रुपये मिनिमम वेजेज में इंक्रीमेंट किया था अंडर मनरेगा एक्ट, मीन्स 182 से 202 कर दिया गया था। एंड दिस रिवैम्प्ड स्कीम वुड रिक्वायर providing 90 million workers guaranteed employment of 20 days of work per month for at least next 6 months. मीन्स अगर 90 मिलियन वर्कर्स को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो भी नेक्स्ट 20 दिनों के लिए फॉर पर मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तब जाके जो एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होगी 1.6 लाख करोड़। And this can be used to develop key social infrastructure in urban area including slum development, drinking water supply, toilet construction, parks, common area, urban afforestation and social forestry. इन सब के डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट होगा कि जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो भी फेस लिफ्ट हो जाएंगी और जो वर्कर्स हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन डूइंग दिस कंस्ट्रक्शन वर्क। द इकोनॉमी ग्रू बाय पेइंग लेस टू लेस वर्कर्स एंड अलाउिंग सरप्लस टू एक्यूमुलेट इन द हैंड्स ऑफ द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विद द एक्सपेक्टेशन दैट दिस वुड बी री इन्वेस्टेड। अगर हम ये सोचते रहेंगे वर्कर को कम से कम वेजेस दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ओनर को हो ताकि ओनर इस पैसे को फर्दर री इन्वेस्ट करे कहीं,
और वहाँ और जॉब्स क्रिएट हो और लोगों को और रोज़गार मिले, इससे लॉस क्या होगा? ए सीरीज ऑफ सच काइंड ऑफ पॉलिसी मेड द लेबरिंग क्लास इंक्रीजिंगली वनरेबल, weakening their collective bargaining power, pushing them away from their native towns out of desperation, forcing them to accept any wage that is offered to them, making them live in conditions which take away their sense of dignity, and curtailing the social security benefit that could help them survive in some time of difficulties. This and राइटर ने इस आर्टिकल में तेंदुलकर कमेटी को भी रेफर किया है टू कंपेयर द poverties, and the government had constituted many committees on poverty. Some of these are Y.K. Alga, D.K. Lakdwala, Tendulkar, C. Rangarajan. नेक्स्ट, अभी रिसेंटली चाइना ने हांगकांग में अपने नए एक हार्ड लॉ को इम्प्लीमेंट किया है, इम्पोज किया है। उसकी वजह से यूके ने उसका अपोज करते हुए जो हांगकांग के सिटीजन हैं जिनके पास यूके का पासपोर्ट है उनको यूके की सिटीजन देने का ऑफर किया है। एंड रिसेंटली ऑन मंडे ब्रिटेन announce economic sanction against individual and organization from Russia, Saudi Arabia, Myanmar, North Korea under the new UK powers to punish human right offenders. Means जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का ऑफेंड किया है वो चाहे कोई कंट्री हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के लिए रूल पास किया है। और ब्रिटेन ने अलग से क्यों किया है? क्योंकि पहले ब्रिटेन सच काइंड ऑफ स्टेप्स अंडर यूरोपियन यूनियन के लेता था और ये स्टेप्स लिए हैं क्योंकि सऊदी अरबिया के अगेंस्ट लिया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खशोगी एट द सऊदी कंसुलेट इन इस्तांबुल। और रशिया के अगेंस्ट क्यों लिया है? बिकॉज रशियन अथॉरिटीज इम्प्लीकेट इन द डेथ ऑफ सर्गी मैग्निस्ट्री, ए लॉयर हु डाइड इन मॉस्को prison after exposing a tax fraud scheme involving Russian officials. Also on the list of 49 individuals and organization is Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of Myanmar Armed Forces, and Myanmar Army Commander Choi Win. इनका नाम क्यों डाला है? क्योंकि they are accused of orchestrating systematic violence against Myanmar's रोहिंग्या माइनॉरिटीज़। नॉर्थ कोरिया पे भी सैंक्शन लगाए हैं बिकॉज नॉर्थ कोरिया ऑर्गेनाइजेशन वर सैंक्शन फॉर रनिंग प्रिजन कैम्प इन अथॉरिटेरियन स्टेट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।